नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज एक बार फिर बात एमपी में सिर उठाते माफिया को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष और सवालों में आई सरकार की। एमपी में माफिया बेलगाम होता जा रहा है। पहले दतिया, ग्वालियर, देवास और भोपाल में माफिया ने खाकी पर हमला किया, गोली चलाई और अब भिंड में मंत्री के घर के बाहर माफिया ने गोलियां चलाई हैं। शिवराज में बढ़ते माफिया राज पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं सरकार अभी भी माफिया को चेता रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यह खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देवास, दतिया, ग्वालियर, भोपाल, ये वो जगह हैं जहां माफिया ने खाकी पर हमला किया, गोलियां चलाई। कहीं बीट गार्ड को गोली मार दी गई तो कहीं एसआई का सिर फाड़ दिया गया। एमपी में बेलगाम होते माफिया की करतूत यहीं तक सीमित नहीं है। हद तो तब हो गई जब भिंड में मंत्री के घर के बाहर बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। मामला शनिवार का है, जब रात 9 बजे के आसपास कार से आए बदमाशों ने भिंड में मंत्री ओपीएस भदौरिया के घर के बाहर जमकर फायरिंग की। क्योंकि इस बार गोली मंत्री जी के घर के बाहर चली थी, इसीलिए एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और 2 घंटों के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। मगर सिर उठाते माफिया और बदमाशों को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार माफिया से डर गई है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को ही सबसे बड़ा माफिया बता दिया। मध्य प्रदेश की इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि जनता चाहती थी शांति और आपने अराजकता को आत्मनिर्भर बना दिया है। क्या ऐसी सरकार आप मध्य प्रदेश को देना चाहते हैं? चाहे कालाबाजारी से जुड़ा हुआ माफिया हो, चाहे नशे से जुड़ा हुआ माफिया हो, वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह नेस्त नाबूद होगा। ये हमारा संकल्प है। सबसे बड़ा माफिया तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के नेता ही तो हैं। आप देख लीजिए, कालाबाजारी से लेकर रेत और रेत से लेकर ड्रग तक हर जगह केवल कांग्रेस के नेता ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। प्रदेश में यह हाल तब है जब सीएम शिवराज लगातार माफिया को कई मंचों से धमकी दे चुके हैं। एक बार फिर सीएम शिवराज ने माफिया पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिनने भी अपने मसल पावर और रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया, वो तोड़ा है। आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है, क्या वाकई एमपी में माफिया बेलगाम हो गया है? सवाल यह है, क्या माफिया को सरकार, कानून और खाकी का कोई खौफ नहीं रहा? सवाल यह है, खाकी पर गोली चलाने वाले माफिया के सिर पर किसका हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे ही माफिया का खात्मा होगा? भिंड से प्रदीप शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। एक दिन पहले आपकी आवाज में भी माफिया का ही मुद्दा हमने उठाया था, लेकिन एक ऐसी खबर आई कि हमें फिर से मजबूर होना पड़ा कि हम माफिया का मुद्दा ही उठाएं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा का सवाल है। मध्य प्रदेश में बढ़ते माफिया राज पर सवाल है। और इसी वजह से हमने कोशिश ये की कि कल जो मेहमान हमारे साथ थे, बिल्कुल वही मेहमान आज हमारे साथ हैं। इसे आप कल के आपकी आवाज का पार्ट 2 या द्वितीय भाग कह सकते हैं। और तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे जब तक माफिया राज खत्म नहीं हो जाता। हमारे साथ इस वक्त दीपक जोशी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री हैं, शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब भी हैं और शिव अनुराग पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिव अनुराग पटेरिया साहब आपका भी, दीपक जोशी जी आपका भी, और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, कल भी माफिया का ही मुद्दा उठाया था हमने। कल भी आपकी आवाज में हमने माफिया पर ही सवाल पूछे थे और हमने सवाल ये पूछे थे कि देवास, ग्वालियर, दतिया, भोपाल जहां सरकार बैठती है,
दतिया, जहां से गृह मंत्री आते हैं, वहां माफिया पुलिस वालों पर हमला करते हैं, गोली चलाते हैं। और कल जब ये हमारी डिबेट खत्म हुई, उसके ठीक बाद भिंड से एक खबर आती है जहां मंत्री ओपीएस भदौरिया के बंगले के बाहर माफिया अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। हालांकि पुलिस ने अब उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन ये बढ़ते माफिया राज को कानून, पुलिस, सरकार, खाकी का डर नहीं है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि कानून का राज स्थापित करने की कोशिश हर सरकारों द्वारा की जाती है। मेरे सहयोगी भाई राकेश सिंह जी भिंड से आते हैं और आज से 20 साल 25 साल पहले का परिदृश्य देखे तो मध्य प्रदेश दस्यु राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वो दस्यु राज लगभग समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में वो बातें जो पहले कहीं कई पिक्चरों में, सिनेमा में दिखाई जाती थी, आज वो लगभग समाप्त प्राय हो गई है। लेकिन ये जो नई चीजें पैदा हुई है, खास करके देवास में उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, ये घटना वाकई में मेरे लिए तो चिंता का विषय है ही। लेकिन वन कानून के माध्यम से जो फॉरेस्ट गार्डों को सुविधा दी गई थी, उसमें कहीं न कहीं उनको अस्त्र तो दिया गया, लेकिन अस्त्र चलाने की परमिशन नहीं दी गई। अब इसमें कहीं न कहीं हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और साथ ही में जन चेतना का भी कहीं न कहीं एक बड़ा सा रोल हमको अदाना पड़ेगा। जैसे नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से शिवराज जी ने रेत के लिए उस समय एक जन चेतना जगाई थी। नहीं दीपक जी, मैं बड़ी ध्यान से आपको सुन रहा था सर, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं छोटी सी बात पूछता हूं सर, जन चेतना कहां काम आएगी जब माफिया सीधा गोली मारेगा? वो खाकी को नहीं छोड़ रहा, आम आदमी को क्या छोड़ेगा? आम आदमी अगर चेतना में पुलिस तक जानकारी पहुंचाए तो आम आदमी को मार डालेगा माफिया, पहला सवाल। दूसरा, आपने बड़ी जोर देकर कहा और मैं सहमत हूं इस बात से कि 10 से 15 साल पहले भिंड, चंबल, ग्वालियर, मुरैना में दस्यु राज था, डकैतों का बोलबाला था, आपकी सरकार ने खत्म किया, बधाई उसको। लेकिन क्या माफिया राज को खत्म करने के लिए 10 से 15 साल और इंतजार करें क्या? नहीं, देखिए, माफिया राज ये जो एक नया प्रकार का तंत्र डेवलप हुआ है, खास करके 2-3 सेक्टरों में, इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि मैं उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, जन चेतना के माध्यम से मतलब जनता की जो सूचना तंत्र होना चाहिए, वो अपना तंत्र कहीं न कहीं होना चाहिए कि जंगलों में किस प्रकार के लोग आ रहे जा रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों को नजर रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को नजर रखने के बाद संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई करवाना चाहिए। कहीं न कहीं ये चूक तो हुई होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार अपने प्रयत्न करती है, लेकिन जनता के साथ लेकर जनप्रतिनिधियों, हम आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करें। हमारा मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उस शांति के टापू को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के लिए है और समान रूप से है। अगर कहीं सरकार की थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं तो उसको उजागर करने का काम भी होता है और वो हो भी रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे हालातों में, जबकि हम सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में हैं, हम सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के निवास करने वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हैं, ऐसे दृष्टिकोण में हमको जनता का सहयोग लिए बिना इस तंत्र को उखाड़ने में कहीं उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास दीपक जी। पहले मैं शिव अनुराग पटेरिया सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद चौधरी साहब आपके पास आता हूं। शिव अनुराग पटेरिया साहब, सर, जन चेतना, जनता के जरिए से सूचना तंत्र मजबूत करना, इसकी आवश्यकता है क्या, या बिना एसआई, टीआई, एसपी हो ही नहीं सकता कि इलाके में अवैध खनन हो रहा है और इन्हें जानकारी ना हो? जनता से सूचनाएं मंगाकर क्यों बेचारी जनता की जान खतरे में डाल रहे हैं? आपको सारी खबर रहती है, कार्रवाई नहीं होती है, एक अलग चीज है। देखिए, कैमफ्लाइज करने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई चीज़ हल नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, बड़ी बातों का कोई हल नहीं होता। मुझे लगता है बड़ी बातों करने के स्थान पर छोटी बातें हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, खाकी और खादी जब तक अपराधियों के साथ मिली रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं इसके एक डिस्क्लेमर के साथ ही बात कर रहा हूँ, लेकिन पर्याप्त संख्या में साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बड़े राजनेताओं, अफसरों और सबके आरोप लगे हैं। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी आरोप लगाए थे। मुझे लगता है कि आरोप हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुआ करती हैं, कई बार राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है। मुझे लगता है कि जिस किस्म की सूचनाएं लगातार आती हैं उसमें मुझे लगता है एक पूरा सिस्टम, इको सिस्टम डेवलप हो गया है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व हैं, सबसे बड़ी बात है। और एक
ऑडियो 4-5 साल पहले आया था जिसमें एक टीआई भिंड का ही कह रहा है कि फला अखबार के लोगों को हमें पैसा देना पड़ता है। तो मुझे लगता है जब एक तंत्र में एक इकोसिस्टम, वो तो बहुत पुरानी बात है पटेल सर। अभी एक हाल में एक मैडम का ऑडियो वायरल हुआ था। मैडम माइनिंग सेक्टर में ही अधिकारी थी और उन्होंने जब फोन किया था तो खनन माफिया आरोप लगा रहा था कि कुछ पत्रकार हैं, उनको पैसा देना पड़ता है, कलेक्टर तक पैसा जाता है, सब चीजें खुलकर आ गई थी। जी, ये विंध्य क्षेत्र का मामला है। मैं एक्चुअली इस सारी चीज़ों को समेट रहा था कि बातचीत लंबी ना हो। एक बात कहूँगा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने एक बात मुझसे कही थी, मध्य प्रदेश में माफिया हमेशा राजनीति के संरक्षण में पलता है। पहले तेंदुपत्ता माफिया था, मैं पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो कंट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन किसी दिवंगत आत्मा के बारे में मैं उनको कोट करूँ तो बहुत गलत होगा। उन्होंने कहा पहले मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता माफिया था, उसके बाद में टोल टैक्स माफिया था, जिनके कारण से सिस्टम की चूल्हें हिलती रहती थी। और उन्होंने कहा कि मैंने तेंदुपत्ता माफिया को खत्म किया, टोल टैक्स माफिया को खत्म करूंगा। और उसके बाद में नेशनलाइजेशन जैसा सरकारी ठेके चालू हुए थे। मुझे लगता है कि माफिया लगातार हर राज्य में बदलता रहता है। जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शुगर माफिया काम करता है, अब वो माफिया है, कार्टेल है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अब दिवंगत आत्मा ने जो कुछ कहा था, सबसे बड़ी बात है माफिया लगातार चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है तभी तक चलते हैं जब तक सरकार का, समाज का, बड़े राजनेताओं का, बड़े लोगों का उनको संरक्षण होता है। जिस माइनिंग ऑफिसर लेडी का वो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। होशंगाबाद का एक डिप्टी कलेक्टर का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कलेक्टर के ऊपर उसने आरोप लगाया था, एसपी के ऊपर आरोप लगाए थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई? सबसे बड़ी बात है कि हम एक कान से दूसरे कान को निकाल के बाहर कर देते हैं। इस देश में बहुत ही दुखी मन से मैं कह रहा हूँ, दरअसल लोगों को भ्रम हो गया है कि इस देश के लोगों को भूलने की आदत है, इसलिए आप कुछ भी करते जाइएगा और बड़ी बड़ी बातें करते जाइएगा। जब तक बड़े राजनेताओं, उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात मैं कह रहा हूँ, ये सब दोनों के साथ पलते हैं, ये समान रूप से उनको फंडिंग करते हैं, समान रूप से उनके साथ चलते हैं। इनकी तस्वीरें देखिए, इनके हाव भाव देखिए, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति एक बात तय कर ले कि माफिया नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तो फिर नहीं चलना चाहिए और ना दिखना चाहिए। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। जैसे देवास, हाट पिपलिया और वो जो हमारे बीट गार्ड थे शहीद मदन लाल, उनके बारे में अफसोस जाहिर किया दीपक जी ने, उस इलाके की पहचान रखते हैं। आप भिंड से आते हैं साहब, आपकी राजनीति का क्षेत्र, आपकी पहचान भिंड से है। भिंड में जब ओपीएस भदौरिया के बंगले के बाहर गोली चलती है, पहले एक टोल टैक्स पे लोग फायरिंग करते हैं, वहां से चले जाते हैं। यह तो माफिया की स्थिति है। भिंड क्या वाकई दस्यु से मुक्त हो पाया, या ये डाकुओं का मॉडर्न रूप है जो माफिया के तौर पर अब हमारे सामने खड़ा है, और हम नहीं कह सकते कि अभी भी दहशत मुक्त है भिंड? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस बात को आप ऐसे और लें कि भले ही दस्यु समाप्त हो गए बेहड़ में, लेकिन मुरैना से लेके भिंड, चाहे चंबल का पूरा क्षेत्र हो, मुरैना का क्षेत्र हो, और चाहे सिंध का क्षेत्र हो जिसमें ये आजकल की जो घटनाएं सिंध के रेत की हो रही हैं, और चाहे मैं नर्मदा के क्षेत्र की बात करूं, होशंगाबाद इलाके की, ये सारी रेत खदानें 100% मैं सहमत हूं आदरणीय पटेरिया जी की बात से कि मध्य प्रदेश में इस समय जो माफिया राज है उसमें एक व्यक्ति नहीं है, एक दल नहीं है, उसमें खाकी भी है, खादी भी है, और उसमें आदरणीय पटेरिया साहब की जो बरादरी है उन्होंने स्वीकार किया है कि उसके लोग भी हैं। हम तो भिंड में इस बात को देखते हैं, और पहले डाकू हुआ करते थे जो जंगल में लह के लूट करते थे। आज इन वर्दियों में, इन वस्त्रों में जो लोग हैं वो नदियों के वस्त्र लूट रहे हैं, नदियों का चीरहरण कर रहे हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सत्ता के संरक्षण के ये लोग पनप नहीं सकते हैं, बिना पुलिस के संरक्षण के पनप नहीं सकते हैं। और अगर जरा भी जज्बा है सत्ता पक्ष में, जरा भी जज्बा है मुख्यमंत्री जी में, ये जो ओपीएस भदौरिया जी के निवास पर गोली चलाई है, ये वही लोग हैं जिनको इन्होंने पोषित किया है, नेताओं ने पाला पोषा है। ये लोग वो लोग हैं जो अवैध रेत का उत्खनन करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भिंड जिले में ये आम बात हो गई है कि जिसकी भी सत्ता होगी वो इसमें अवैध उत्खनन के कारोबार में शामिल रहेगा। अफसोस की बात यह है कि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शराब माफिया सक्रिय हुए तो लोगों की जान गई। अभी भोपाल में
30 रिवाल्वर, माउजर, बंदूकें ये पकड़ी गई भोपाल राजधानी क्षेत्र में। ये माफिया किसके उसमें फल फूल रहा है? और रेत का माफिया जो है वो अब उन्हीं नेताओं पे हावी हो गया, यानी अब भस्मासुर हो गए ये लोग। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। पुलिस, टीआई वही पदस्थ होते हैं जिसको मंत्री लोग चाहते हैं, विधायक लोग चाहते हैं। उनका पहला टारगेट श्रीमान जी रेत पे होता है। रेत से उनके पूरे कारोबार चल रहे हैं। और जितने सफेद पेशपोश हैं हमारी बिरादरी के, वो तो सब ज्यादातर यही धंधे करते हैं, शराब के धंधे, रेत के धंधे। और जनता को समझना चाहिए, सरकार अगर जो कहती है तो सख्ती से कार्रवाई करे, लेकिन वो गरेवान उसका भी इसमें पकड़ा जाएगा, सरकार का भी, इसलिए सख्ती से कार्रवाई करे, ये मेरा मानना है। इस पर मैं लौट रहा हूं चौधरी साहब आपके पास। दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, नक्सलियों, डाकुओं और माफियाओं, इनमें अगर कोई बुनियादी अंतर है तो वो ये कि डाकू बीहड़ में रहते हैं, ढूंढना पड़ता है। नक्सली आम वारदात करने के बाद आम आदमियों में घुल मिल जाते हैं, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन माफिया ठीक आपके सामने है, वो खुले तौर पर काम कर रहा है, वो खुले तौर पर गोले चलाता है, शहरों कस्बों में रहता है। उसके बाद विश्वास सारंग साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि आप देखिए सबसे बड़े माफिया कांग्रेस है। तो सर, जब आपने पड़ताल कर ही ली है, जब आप फैसले पर पहुंच ही गए हैं, जब आपने पहचान कर ही ली है कि माफिया कौन है, तो कितने बड़े नेताओं को या कितने बड़े कांग्रेस के चेहरों को आपने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया सबूतों और गवाहों के आधार पर? नहीं, देखिए, मैं तो पहली अपनी बात जो मैंने कही थी वो इसलिए कही थी कि मैं जब पहली बार जनप्रतिनिधि बना था तो मेरी बागी क्षेत्र में कमोबेश स्थिति जंगलों को लेकर कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। और उस समय हमने एक तंत्र डेवलप करके, क्योंकि मोबाइल का युग उस समय शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था उस क्षेत्र में, जनता के माध्यम से हम नए लोगों को चिन्हित करते थे जो जंगलों में घूमते थे। उनकी पहचान करने के बाद हम फॉरेस्ट वालों को सूचना देते थे और उनको जंगलों से दूर करने का प्रयास करते थे। इसलिए मैंने कहा कि जन चेतना होना जरूरी है। दूसरी बात माननीय पटेरिया जी और माननीय राकेश जी ने जो कही है, उसमें मेरे ख्याल से बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी है, क्योंकि लोकतंत्र में हम जनप्रतिनिधि के रूप में बैठने के बाद शासन के कर्ता भी होते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी पहली है, तो पहले अपनी जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते, हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। लेकिन विश्वास जी ने जो बात कही है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा रही होगी, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है और जो नीतियां रही है उन नीतियों के तहत अगर खनन का काम होता तो मेरे ख्याल से कहीं ये बातें आती नहीं, खनन माफिया शब्द कहीं जुड़ता ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर शासन द्वारा बनाया गया, उसके कारण कहीं ना कहीं ये नई चीज पेचीदगियां पैदा हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि हम इस बातों में नहीं उलझे, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदार जगह पे हम लोग। ठीक है सर, ये इस बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए, वरना आपने कहा कांग्रेस लंबे समय तक रही है, तो उसके बाद 15 साल आपकी भी सरकार रही, इतने में तो माफिया को उखाड़ फेंकना चाहिए था। हाँ, वो बात अलग है कि अगर बीच में 12 महीने में कांग्रेस ने फिर से माफिया राज खड़ा कर दिया, जैसा आप बता भी रहे हैं, या कांग्रेस बीजेपी के मित्र आरोप लगा रहे हैं, तो फिर वो एक अलग मसला है। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। पटेरिया साहब, जैसा चौधरी साहब ने कहा कि भस्मासुर हो गया है अब माफिया, क्या स्थिति ये आ गई है कि कई जगहों पर ऑडियो वीडियो जो वायरल हुए या जो चीजें खुलकर सामने आती हैं, उसमें अब तक तो सब सही चल रहा था, रेत खनन हो रहा था, रेत खनन का पैसा थानों में पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन क्या सरकार ने जरा सा हाथ टाइट किया, या अगर माफिया को टाइट करने की कोशिश की तो इस वजह से माफिया बौखला गया क्या कि एक तो पैसा भी दें, ऊपर से आपकी धमकी भी सहें? आसिफ साहब, मुझे लगता है टाइट वाइट कुछ नहीं हुआ है। टाइट अगर हुआ होता तो चीज़ें आपको दिखाई देती। लगातार मध्य प्रदेश के अखबारों में खबरें और सोशल मीडिया पर वीडियो आते रहते हैं कि पनडुब्बियों से रेत निकाली जाती है। रेत माफिया डोजर डंपर का उपयोग करते हैं, जिनका प्रतिबंधित मैकेनिकल रेत का निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं, इसके लिए सड़कें बनाते हैं। 4-5 साल पहले इसके लिए अभियान चलाया था, एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें रेत माफिया ने नर्मदा जी के अंदर सड़कें बना दी थी। पन्ना की के नदी के अंदर इस तरह के तमाशे बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में छतरपुर जिले की एक नदी से जिस तरह उत्तर प्रदेश में रोज दसियों करोड़ रुपए की रेत चोरी की जाती है, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगते रहते हैं। वो कौन है, क्या है? ऐसे जिलों में कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग को बहुत अच्छी पोस्टिंग माना जाता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए।
चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आखिर कारण क्या होते जा रहे हैं। जुबानी जबा खर्च होता जाएगा, लेकिन एक बार अगर इकोलॉजी सिस्टम नदियों का खराब हुआ तो उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। हम बातें कम, काम ज़्यादा करें। सबसे बड़ी बात है, मैं अक्सर राजनेताओं के बारे में बात कहता हूं कि लंबी जुबान और ढीली कमान। सबसे बड़ी बात है कि जुबान भी लंबी रखिए, कमान भी टाइट करके रखिए। शिवराज जी ने पिछले दिनों कोशिश की है, उनसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो पूरा सिस्टम नीचे बैठा हुआ है उसको जब तक आप राइट नहीं करेंगे, नेता की इच्छा होना एक अलग बात है और उसको एग्जीक्यूट होना अलग बात है। एक बात मैं आपसे छोटी सी शेयर करना चाहूँगा। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मिंटो हॉल में जर्नलिस्टों को लंच दिया था, उसमें मैं भी शरीक हुआ था। मैंने उनसे कहा कि रेत माफिया पर आरोप लग रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेताओं के साथ है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकारा था। उन्होंने कहा कि कल जो रेत माफिया बीजेपी के लोगों के साथ था वो हमारे लोगों के साथ मिल गया है और हम उसे उखाड़ेंगे। तो मुझे लगता है सदिच्छा उनकी भी थी, सदिच्छा शिवराज जी की भी है, लेकिन उखड़ क्यों नहीं पा रहा है रेत माफिया? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे पास सर वक्त खत्म हो जाएगा, एक कमेंट में राकेश जी से ले लूं। पटेरा साहब, राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, इस सरकार में कम से कम ऑडियो वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, पत्रकारों को पैसा जा रहा है, पुलिस वालों को पैसा जा रहा है, इस तरह की बातें ऑडियो वीडियो में हमको सुनाई देती हैं। लेकिन आपकी सरकार में तो एक इतने अहम पद पर बैठा मंत्री अपने ही एक सीनियर नेता दिग्विजय सिंह पर माफिया होने का आरोप लगाता है। उसके बाद ना तो कार्रवाई उमंग सिंघार पर होती है, ना कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर होती है। गोविंद सिंह कितनी बार कह चुके कि नहीं थम रहा है माफिया राज, नहीं रुक रहा है अवैध खनन, और तब जबकि आप सरकार में थे। नहीं, आप उमंग सिंघार जी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनसे ही इस बारे में वक्तव्य लिया जाए। उमंग सिंघार जी ने जो बातें कही थी वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार गुस्सा में उन्होंने कही थी और बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया था कि वो गलत तरीके से उन्होंने प्रस्तुति की। जहां तक आपने और बात की है तो कांग्रेस के बारे में, चाहे आप विश्वास सारंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, विश्वास सारंग जी को तो एक बात ये लगती है कि कांग्रेस माफिया है, कांग्रेस ये काम कर रही है। अंत तक उन्हें कांग्रेस को ही लेके अपना वक्तव्य देना है। मध्य प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है और विश्वास सारंग जी अभी राजनीति में थोड़े से, मैं समझता हूं, नादान है। उनको समझना चाहिए कि माफिया क्या होता है। भोपाल में जो केस हो रहे हैं, ये रिवाल्वर है और बंदूकें पकड़ी जा रही है, वो भली बात समझते हैं, वो मेरी भाषा को भी समझते हैं और पहले इन सब पे कंट्रोल करें, क्योंकि जब भी कोई गलत व्यक्ति संरक्षण पाता है तो सत्ता के नीचे ही पाता है, सत्ता के आगोश में ही रहता है अपराधी। तो अगर अपराधियों को रोकना है, और बड़ी जिम्मेदारी से, जब चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं कि जब भी अपराधी संरक्षण पाता है, सत्ता से पाता है, तो फिर सत्ता आती जाती भी रहती है, पार्टियां बदलती भी हैं, कभी इनकी सरकार कभी उनकी सरकार। राकेश जी ने अपनी बात से दोनों तरफ इशारा किया है। बहुत धन्यवाद आपका चौधरी साहब, दीपक जी, पटेरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।